इंसाफ कुदरत का। आज भी मैं मैडम नम्रता के ऑफिस में बैठी हुई थी जब दो औरतें दरवाजे पर आई। उनमें से एक औरत का पेट बाहर निकला हुआ था। जाहिर सी बात है, हमारे क्लिनिक में प्रेग्नेंट औरतें ही आती थीं। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई क्योंकि उसके साथ मौजूद बूढ़ी औरत मेरे जानने वाली थी। मैं उसे काफ़ी सालों से जानती थी। मैंने पहले भी उनके साथ काफ़ी साल गुजारे थे। यह हमारी किराएदार हुआ करती थी, विधवा थी। इसने अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से पढ़ाया था, लेकिन आज जब वह एक मॉडर्न लड़के के साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह लड़की बहुत ही मॉडर्न थी, लेकिन यह इसकी बेटी तो किसी तरह से नहीं लग रही थी। उसने भी मुझे देखकर खुशी का इजहार किया था। फिर यह लोग मेरे पास आए और मुझसे उस लड़की ने बड़े ही नफरत भरे अंदाज में पूछा, नर्स, तुम्हारी डॉक्टर कहाँ है? तुम तो शक्ल से ही कोई दाई लग रही हो। उसने आते ही मेरी बेइज्जती कर दी, लेकिन मैंने बर्दाश्त करते हुए कहा कि डॉक्टर नम्रता अंदर अपने कमरे में है, वह किसी पेशेंट को चेक कर रही है। थोड़ी देर बाद आप उनके पास जा सकती हैं। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा ने दूसरे पेशेंट को अंदर बुलवाया तो उसकी सास यानी कि मेरी सहेली भी अंदर जाने लगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि यह मॉडर्न सी लड़की मेरी सहेली की बहू है। लेकिन जैसे वह अंदर जाने लगी तो उस लड़की ने पलटकर मुझे एक अजीब बात कही। वह बोली, यह मेरी नौकरानी है, इसको अपने पास रखो। मैं थोड़ी देर के बाद खुद बाहर आ जाऊंगी तो मैं घर चली जाऊंगी। उसने अपनी सास को मेरे सामने नौकरानी बोल दिया था, जबकि मैं 100% यकीन से कह सकती थी कि यह इसकी सास थी। उस लड़की के अंदर जाने के बाद मैंने अपनी सहेली निर्मला से पूछा, निर्मला, क्या यह तुम्हारी बहू है? ये तुम सच में इसकी नौकरानी हो? निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। वह आंखों में आंसू भरे मुझसे कहने लगी, बहन, तुझे क्या लगता है कि मैं इन लोगों के घर में नौकरानी बनूंगी? मैं तो एक बड़े खानदान से संबंध रखती हूँ। बस गुर्बत ने हालात की चक्की में पिसने पर मजबूर कर दिया, वरना तो मैं कभी भी इस तरह कहलाने लायक नहीं थी। और यह लड़की मेरी बहू है, लेकिन क्या करूं, मॉडर्न इतनी है कि उसे मैं गंवार और अनपढ़ लगती हूँ। इसलिए यह मुझे अपने किसी जानने वाले से नहीं मिलवाती है, क्योंकि फिर उसे शर्म आती है, सिर्फ इसलिए कि मैं इसकी तरह मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती। इंसान को दुनिया और अपनी उम्र का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। मैं अब इस उम्र में नहीं कि ऐसे कपड़े पहन सकूं, न ही मुझे अंग्रेजी आती है। और इसी वजह से मेरी बहू जब भी कहीं मुझे साथ लेकर जाती है तो लोगों को यही कहती है कि यह मेरी काम वाली और नौकरानी है। मुझे बहुत दुख होता है बहन, लेकिन मैं क्या करूं, अपने बेटे की खुशी के लिए चुप हूं। अगर मुझे अपने बेटे की परवाह न होती तो यकीन मानो मैं इस औरत को एक भी दिन बर्दाश्त नहीं करती। मेरा दिल भी नहीं मानता कि मैं ऐसी किसी लड़की के साथ रहूं जो मुझे नौकरानी समझती हो। सास का दर्जा तो माँ की तरह होता है, लेकिन यह लड़की तो मुझे कुछ समझती ही नहीं। इसकी नज़रों में मैं दुनिया की सबसे बेकार बेवकूफ़ औरत हूँ। और यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी है। तुम फिक्र मत करो, परेशान होने से कोई परेशानी दूर नहीं होती। तुम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझाओ कि बड़ों की इज्जत क्या चीज़ होती है। मैं क्या समझाऊं, जब मेरे बेटे ने ही बिना पूछे अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जितनी भी कोशिश करूंगी वो बेकार ही जाएगी। दफा करो, जैसा यह सोचती है सोचने दो। अच्छा ही है कि मेरे कंधे पर ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ नहीं आएगा। अभी हम यह बातें कर ही रहे थे कि वह लड़की क्लिनिक से बाहर निकल आई। वह कमरे से बाहर आई तो उसके तेवर बहुत अजीब से थे। चलो जल्दी चलो, अभी घर जाकर खाना भी पकाना है। तुम तो जहाँ बैठती हो गप्पे मारने लग जाती हो। उसने अपनी सास को बहुत ही बदतमीजी से कहा। मेरा तो अपनी सहेली को इस तरह जलील और बदनाम होता देखकर दिल दुख रहा था। मैंने उसकी बहू से कहा, बेटा जरा मेरे पास आकर बैठो। उसे लगा कि शायद मैं किसी डॉक्टरी मामले के बारे में बात करूंगी, लेकिन जैसे ही वह मेरे पास आई मैंने उसके हाल चाल पूछने के बाद उसे कहा, मैं इस औरत को जानती हूँ, यह हमारे यहाँ किराएदार बनकर रहती थी। अब तो हम लोग नई जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन मैं इसके सारे हालात जानती हूँ। इसकी जवानी मेरे साथ ही गुजरी है बेटी। मुझे पता है कि इसने अपने बेटे को कितनी ज़्यादा मुश्किल से पढ़ाया है।
पढ़ा लिखा कर जब माँ अपने बेटे की शादी करती है तो उसकी यही इच्छा होती है कि बहू उसकी सेवा करे, लेकिन तुम तो अपनी सास को नौकरानी कह रही हो। बेटी, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर तुम्हें अपनी सास का श्राप लग गया तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। बेहतर है कि तुम अपनी सास से माफ़ी मांग लो। इसके साथ ऐसा व्यवहार ना रखो कि इसका दिल दुख जाए। यह एक बेचारी और विधवा औरत है, तुम्हें यह एहसास करना चाहिए। मेरी यह बात सुनकर वह लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, तुम अपने काम से काम रख सकती हो। अगर तुमको आने वाले हर पेशेंट के साथ ऐसी ही निजी जिंदगी के बारे में बातें करनी होती हैं तो तुम इससे अच्छा घर चली जाया करो। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत लगा दी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं यहाँ पर पैसे देकर अपना इलाज करवाने के लिए आई हूँ, तुम्हारी बकबक सुनने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो हैरान थी कि निर्मला की बहू कितनी बदतमीज़ और मुंहफट थी। निर्मला की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। सोचा कि जब मैं उसके घर जाऊंगी तो अच्छे से बात करूंगी। खुशकिस्मती से उसी शाम जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि निर्मला वहां टहलने के लिए निकली हुई थी। उसके हाथ में टमाटर और प्याज भी थे। उसे देखकर मैं उसकी तरफ गई तो वह भी मेरी तरफ पलटी और कहने लगी कि मैं तो इसी कॉलोनी में रहती हूँ। मैंने कहा कि मेरा घर भी यहीं है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। उसने मुझे अपने घर आने को कहा तो वह बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कहा, मैं ज़रूर तुम्हारे घर आऊँगी। जब तुम्हारा पोता इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं तब मिठाई लेकर आऊँगी। तो वह कहने लगी कि मेरा पोता कल परसों ही इस दुनिया में आने वाला है, क्योंकि मेरी बहू के आखिरी दिन चल रहे हैं। लेकिन यह सब डॉक्टर की मदद से ही होगा। उसे तो किसी दाई वगैरह पर भरोसा नहीं, वरना यकीन मानो जितना मुझे दाई पर यकीन है इतना किसी डॉक्टर पर भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। डॉक्टर नम्रता, हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उनका तजुर्बा भी है और वह मुझसे ज़्यादा भी जानती है, लेकिन वह बस मरीजों को बिना वजह दवाइयाँ लिख देती है। मुझे यह बात पसंद नहीं थी, पर खैर, आजकल के लोगों को डॉक्टर पर भरोसा ज़्यादा और दवाइयों पर कम होता है। इसलिए मैंने निर्मला से यही कहा कि तुम अपनी बहू को डॉक्टर नम्रता के पास लेकर आना, क्योंकि वह उसे अपॉइंटमेंट लेकर जा चुकी है। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि निर्मला अपने घर चली गई। अगली सुबह उसने मेरे घर के दरवाजे की कुंडी बजाई। वह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लग रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ पांव फूले हुए थे। क्या हुआ, मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगी, मेरी बहू का आखिरी वक्त आ गया है। भगवान के लिए जल्दी जल्दी मेरे घर चलो, मेरी बहू को अस्पताल लेकर चलना है। मेरा बेटा ऑफिस चला गया है। हमें नहीं पता कि यह वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा, वरना मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेती। मेरी बहू तो मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती, इसलिए मुझे उसके बारे में एक भी बात नहीं पता। तुम ऊपर वाले के लिए मेरे साथ मेरे घर चलो, वरना वह बेचारी मर जाएगी। वह दर्द से चीख रही है। उसकी बात सुनकर जल्दी जल्दी मैं इसके साथ चल पड़ी। मैं पिछली बातें सब कुछ भूल चुकी थी। मुझे उस लड़की का व्यवहार भी याद नहीं रहा था। याद होता भी तो ऐसे वक्त में कभी भी उसके साथ कोई भी जिद या अपने दिल में उसके लिए नफरत ना रखती। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सहेली निर्मला के घर पहुंची तो मैंने उसकी बहू को एक गाड़ी में बैठाया और हम लोग अस्पताल की तरफ चल पड़े। निर्मला की बहू जिद करने लगी कि मुझे डॉक्टर नम्रता के पास ही जाना है, इसलिए हम लोग प्राइवेट क्लिनिक में आ गए। हालांकि मेरे ख्याल से ऐसे केस सिर्फ और सिर्फ बड़े अस्पताल में ही होने चाहिए। बहरहाल निर्मला की बहू की इच्छा पर मैं उसे क्लिनिक ले आई। डॉक्टर नम्रता क्लिनिक पर मौजूद थी। उन्होंने निर्मला की बहू को दर्द की दवा दी, जिसे खाकर उसे थोड़ा होश आया और अब वह बातचीत करने के काबिल हो गई थी। निर्मला की बहू ने फौरन अपना फ़ोन मांगा और अपनी माँ को कॉल मिलाने लगी। वे अपनी माँ को लगातार फ़ोन मिला रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने कॉल उठाई तो निर्मला की बहू अपनी माँ पर भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, माँ, आप कहाँ हैं? मैं कितनी देर से आपको कॉल लगा रही हूँ। जल्दी डॉक्टर नम्रता के क्लिनिक पर आ जाइए, मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है। उसने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। डॉक्टर नम्रता ऑपरेशन की तैयारी करने में लग गई। तकरीबन 15 मिनट ही हुए थे कि बाहर गाड़ी ने हॉर्न दिया। डॉक्टर नम्रता के क्लिनिक के बाहर उस निर्मला की बहू की माँ आ चुकी थी।
मैं उसे लेने के लिए बाहर पहुंची तो देखा वह तो एक बहुत ही मॉडर्न औरत थी, जिनकी उम्र 39 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। यानी उसने खुद को इतना बहुत सजाया संवारा था कि वह बुढ़ापे में भी जवान नजर आ रही थी। मैंने उन्हें अंदर आने को कहा तो वह लटकती मटकती अंदर आई और अपनी बेटी के कमरे में फौरन चली गई, और साथ ही अपनी बेटी की सास को बहुत नफरत भरी नज़रों से देखते हुए बोल रही थी, आप बाहर ही रुके, मैं सब कुछ देख लूंगी। सास को बाहर छोड़कर वह अंदर चली गई। मैंने निर्मला से पूछा कि तुम कैसी बहू लाई हो, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर कहने लगी कि बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे की यह पसंद की शादी है। यह लड़की उसने अपने ऑफिस में पसंद की है, और यह लड़की उम्र में भी मेरे बेटे से 2-3 साल बड़ी है, लेकिन अमीर थी, मॉडर्न थी। मेरा बेटा कहता है कि मेरी खातिर अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी छोड़ी है, इसलिए मैं इसकी कदर करता हूँ। लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या किया, क्या क्या छोड़ा, पूरी दुनिया ही छोड़ दी। मेरा तो दिल करता है बहन, अब मैं सचमुच अपने भगवान के पास चली जाऊं। मेरा दिल इतना दुखा हुआ है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हर रात मैं अपने पति को याद करके रोती हूँ। अगर मेरा पति जिंदा होता तो मैं अपने बेटे की मोहताज न होती। मेरा दिल बुरी तरह से जख्मी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतना पत्थर दिल निकलेगा। निर्मला की आंखों में आंसू देखकर मैं भी कांप गई थी। जो बहू अपनी सास की आंखों में आंसू लाए, उससे बदनसीब और बेगैरत औरत, बेहया बहू कौन हो सकती है। मैंने उसकी बहू को खूब गालियां दी, लेकिन वह फिर भी परेशान थी और रो रही थी। कहने लगी कि इस सब से कुछ नहीं होगा, अब जो मेरी किस्मत में लिखा था वो तो हो ही चुका है। बस अब तो सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूंगी। पता नहीं कब यही अफसोस करते करते मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ है। आगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, भगवान सब देख रहा है। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। इतने में लेबर रूम के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई थी। डॉक्टर नम्रता पेशेंट का ऑपरेशन करने चली गई थी, जबकि निर्मला की बहू की माँ बड़ी बेचैनी से कमरे से बाहर आई और टहलने लगी। उसने आते ही अपनी बेटी की सास से बहुत ही गुस्से से कहा, ऊपर वाले से प्रार्थना करो मेरी बेटी का ऑपरेशन सही सलामत हो जाए, उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। हाँ, मेरा तो आशीर्वाद है। इसके साथ निर्मला ने बड़े दुखी अंदाज में कहा। थोड़ी देर के बाद वह औरत बड़ी बेचैनी से लेबर रूम के अंदर दोबारा दाखिल हुई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जबकि डॉक्टर नम्रता जब बाहर आई तो उनका चेहरा भी खामोश सा था। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। माँ और बेटी दोनों के चेहरे देखने वाले थे। मुझे पता नहीं चल रहा था कि जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है वह कहाँ गया। मैं इंतजार करके खुद अंदर कमरे में चली गई। लड़की की माँ ने निर्मला को अंदर आने से रोक दिया था और कहने लगी कि आप बाहर ही रुकें। मैं तो सफाई का बहाना बनाकर अंदर चली गई, लेकिन मैंने देखा कि वह पैदा होने वाला बच्चा कहीं भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर नम्रता ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। लड़की की माँ खामोश सामने स्टूल पर बैठी हुई थी, जबकि लड़की का मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ, बच्चा तो ठीक है ना? वह औरत मुझ पर बरस पड़ी। तुम तो यहाँ सफाई करने आई थी, लगता है कि तुम निर्मला के लिए इस कमरे की जासूसी करने के लिए आई हो कि यहाँ क्या हुआ है। नहीं, मैं यहाँ कोई जासूसी करने नहीं आई हूँ। मेरा तो यह रोज का काम है। मुझे तुम दोनों माँ बेटी में कोई फालतू की दिलचस्पी नहीं है। मैं उनको यह बातें सुनाकर बाहर आ गई थी। निर्मला तो उसके आगे मजबूर हो गई है, लेकिन मैं नहीं। मैंने आकर निर्मला से कहा, वे लोग तो बच्चे के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम अंदर जाओ तो शायद तुम्हें बता दें। अरे मुझे कहाँ बताएंगे, मेरा बेटा भी अभी तक नहीं आया। मेरे पास उससे बात करने का भी कोई तरीका नहीं है। और देखो, उसकी पत्नी ने भी मुझे फ़ोन करके नहीं बुलाया, जबकि उसके पति का इस वक्त यहाँ पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। रुको, मैं उसे फ़ोन करती हूँ। तुम मुझे उसका नंबर दो। मेरे पास तो नंबर भी नहीं है, नंबर मेरी बहू के पास है। तुम जाकर उससे पूछ लो। मैं फिर कमरे में चली गई।
ढीठ बनकर, क्योंकि मुझे निर्मला का बहुत ख्याल था। अपनी इज्जत से भी ज्यादा मुझे निर्मला की परवाह थी। मैं जैसे ही कमरे में गई, मैंने देखा कि उस निर्मला की बहू ने अपना बच्चा गोद में छुपा रखा था। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई खजाना हो। लेकिन मैंने उससे यह जब बात की तो उसने फौरन अपने बच्चे को छुपा लिया और चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या बात है नर्स, तुम बार बार इस कमरे में क्यों आ रही हो? हम लोगों ने इस कमरे का किराया दिया हुआ है, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता यहाँ पर। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे निर्मला ने भेजा है। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है तुम उसकी चमची हो। क्या कहने के लिए भेजा है? उस बुढ़िया को आराम नहीं आता। निर्मला की बहू अभी भी बाज नहीं आई थी। मुझे तुम्हारे पति का नंबर चाहिए, उसको अब यहाँ होना चाहिए। वह मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। निर्मला की बहू पटपट बोले जा रही थी। मुझे जब उसे बुलाना होगा तो मैं खुद ही फोन कर लूँगी। तुम्हें बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, निर्मला की बहू कहने लगी। मैंने पूछा, क्यों भाई, क्यों परेशान हूँ? हमें तो बताओ, हम यहाँ तुम्हारी परेशानी हल करने के लिए ही तो बैठे हैं। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी किसी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं हैरान थी कि इतनी बदतमीज़ है, जिसको इस बात का भी एहसान नहीं था कि मैं यहाँ पर उसके लिए ही खड़ी हूँ। मैं चुपचाप बाहर आ गई और आकर निर्मला को बताया कि तुम्हारी बहू के तेवर बहुत ही बिगड़े हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं उसे क्या परेशानी है, बस सबको खाने को दौड़ रही है। शाम तक डिस्चार्ज होकर वह यहाँ से चली जाएगी और तुम्हारा बेटा भी घर आ जाएगा, तो फिर बाकी मामला देख लेना। चलो सही है, वैसे भी यह कुछ नहीं समझती। भगवान करे यह मेरे बेटे से दुख दर्द अपनी सारी तकलीफ बांट ले, ताकि मेरी फिक्र और परेशानी भी कम हो। इतना कहकर निर्मला तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं यह सोचने लगी कि आखिर उस दिन निर्मला की बहू को बेटा हुआ या बेटी, में से जो भी पैदा हुआ हो, ऐसी क्या परेशानी थी कि वह हमसे भी छुपा रही थी। कम से कम उसे अपनी सास और अपनी डॉक्टर को तो इस बच्चे के बारे में बताना चाहिए था। मेरे पास डॉक्टर नम्रता के घर का नंबर नहीं था, सिर्फ क्लिनिक का नंबर था, इसलिए मैं उनसे भी पूछ नहीं सकी। निर्मला के साथ मैं भी घर चली गई। मैंने सोचा शाम को जाकर निर्मला के घर में पता करूंगी कि उसके पोते की सेहत कैसी है। शाम हुई तो मैंने सोचा कि खाली हाथ घर जाने की बजाय मिठाई का एक डब्बा भी ले चलूं। आखिर उसके घर में एक खुशी की खबर आई है, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। मैंने करीबी बेकरी से मिठाई ली और निर्मला के घर की तरफ चल पड़ी। घर के दरवाजे पर कुंडी बजाने लगी। निर्मला ने इस तरह दरवाज़ा खोला जैसे वह पहले से ही मेरे इंतज़ार में बैठी हो। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक भर आई। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि तुम आ गई हो। अभी तक वह अपने कमरे में ही है। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ। मैं उसे तसल्ली भी दूंगी और अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत हुई तो भी मैं हाजिर हूँ। इतना कहकर मैं अंदर आई, लेकिन जैसे ही मैं उसकी बहू के कमरे में गई तो उसने फिर से अपने बेटे को छुपा लिया। लगता था जैसे वो उसे सबसे छुपा कर रखना चाहती हो, वे उसे किसी को दिखाना नहीं चाहती हो। मैं हैरान थी कि अब तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे की पैदाइश को 8-10 घंटे गुजर चुके थे। इतने में घर के दरवाजे की कुंडी बजी तो निर्मला ने जाकर दरवाज़ा खोला। उसका बेटा घर आ गया था। निर्मला ने अपने बेटे का माथा चूमकर उसे पोते की खुशखबरी सुनाई। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। कहने लगा कि माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आपने तो कहा था कि 1 हफ्ते बाद की तारीख है। फिर यह सब अचानक कैसे हो गया? सब हैरान थे। वह यह सब कहता कहता अंदर आया। मैंने भी उसे बधाई दी। वह मुझसे 2-4 बातें करके बड़ा परेशान और उलझा हुआ लग रहा था, बेचैन भी लग रहा था। वह बोला कि आंटी, आप नाराज मत होना, लेकिन अभी मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। मैं क्यों नाराज होंगी बेटा, भला यह तो तुम्हारी खुशी का दिन है। जाओ, उसे बधाई दो और अपनी खुशियाँ मनाओ। बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। हाँ हाँ, आप भी आ जाइए, क्यों नहीं। इतना कहकर मैं और वह दोनों कमरे में चले गए।
लेकिन उस निर्मला की बहू का मुंह इस तरह बना हुआ था जैसे कि अपने बच्चे को नहीं बल्कि किसी और चीज को जन्म दिया हो। तुम लोग क्या बार बार मेरा बच्चा देखने के लिए कमरे में आ जाते हो? आप भी यहाँ से चले जाइए। यह मेरा बच्चा है। इसे 9 महीने मैंने अपने पेट में रखकर जन्म दिया है। मैं जिसे चाहूंगी दिखाऊंगी और जिसे नहीं चाहूंगी नहीं दिखाऊंगी। ये क्या बात हुई? क्या हो गया है तुम्हें? खुशी का मौका है, लाओ मुझे मेरे बेटे का चेहरा दिखाओ। मैं बहुत बेचैन हूँ। ऐसे मत करो, मुझे मत तड़पाओ। इतना कहकर उसके पति ने हाथ आगे बढ़ाया तो निर्मला की बहू ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दिखाऊंगी। यह सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। इतना कहकर उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में छुपा लिया, जबकि निर्मला का बेटा हक्का बक्का उसे देखने लगा। निर्मला भी हैरान परेशान थी। बहू, हम अपना पोता देखकर ही रहेंगे। तुम हमें इससे देखने से रोक नहीं सकती। हमारा हक है उसे देखने का। यह कहकर निर्मला भी आगे बढ़ी, मगर निर्मला की बहू ने तो बड़े ही गुस्से से उसका हाथ दोबारा पीछे झटक दिया था। लेकिन अब दोनों माँ बेटा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। निर्मला के बेटे ने किसी तरह अपनी पत्नी के हाथ से वह बच्चा छीन लिया और उस पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे में भी हवाइयाँ उड़ गई थी, जबकि निर्मला के बेटे का चेहरा जो कि बालों से भरा हुआ था। निर्मला ने मुझे कल परसों ही बताया था कि उसकी बहू हर वक्त उसे यही कहती है कि माँ, तुम्हारे मुंह पर दाढ़ी है, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकती। तुम बहुत ही गंवार लगती हो। तुमने कभी अपने चेहरे की सफाई नहीं की है। तुम जैसी गंदी गंवार औरत को मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकती और उन्हें नहीं बता सकती कि यह मेरी सास है, यह मेरे पति की माँ है। मैं निर्मला को दिन रात ताने देती रहती थी, जबकि अब पैदा होने वाले बच्चे के न सिर्फ चेहरे पर बल्कि जिस्म पर भी बहुत लंबे लंबे बाल थे, जो कि काले और घने थे। यह देखकर निर्मला की बहू को अपनी सास से की हुई बदतमीजी याद आ रही थी, लेकिन अब इस बात का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ऊपर वाले की तरफ से उसे सजा इस तरह मिल चुकी थी कि मुझे तो इतनी परेशानी आज से पहले कभी नहीं हुई। लेकिन यह सब देखकर एक बात मैं समझ गई थी कि प्रताड़ित औरत का श्राप जरूर लगता है, तो कभी भी किसी ऐसी बेबस विधवा औरत का दिल नहीं दुखाना चाहिए जिसका श्राप दुनिया को भी हिला दे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।